Namaskar friends and welcome to this press briefing by the Health Ministry. To brief us more on the latest issues concerning the COVID, we have with us Dr. V.K. Paul ji from Niti Aayog, DG ICMR Dr. Balram Bhargav ji, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal ji. My welcome to all. First there will be a presentation by Shri Love Agarwal followed by remarks by Dr. Bhargav. Then Dr. Paul will give his concluding remarks. Then we will take a few questions. I request everybody to keep their questions short so that more and more questions can be accommodated. Thank you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। अगर हम ग्लोबल सिनेरियो को देखें तो पिछले कुछ दिनों से एक बहुत हाई सर्ज ग्लोबली केसेस में नोट किया जा रहा है और दुनिया में अब तक जो रिपोर्टेड एक्टिव केसेस हैं उनकी संख्या करीब 3.39 करोड़ केसेस है। एवरेज डेली केसेस जो दुनिया में रिपोर्ट किए जा रहे हैं वह करीब 17.62 लाख केसेस प्रति रोज के औसत से रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि जहाँ इससे पहले दुनिया की सर्ज के बारे में देखा गया तो जहाँ एक स्थाई पर 23 अप्रैल को डेली एवरेज केसेस 9 लाख के करीब दुनिया में रिपोर्ट हुए थे, तो पिछले 24 घंटे में यह संख्या बढ़कर 25,26,837 केसेस हुई है। और अगर हम 30 दिसंबर का डेटा देखें जो कि इससे 4 दिन पुराना डेटा है, तो ऑन एन एवरेज 19.49 लाख केसेस दुनिया में रिपोर्ट हुए हैं। हमें यह लगता है कि जो 25 लाख का जो सर्ज दिखा रहा है वह बहुशः बहुत चांसेस हैं कि जो कुछ देशों में डेटा थोड़ा लेट रिपोर्ट हुआ है न्यू ईयर और फेस्टिविटीज़ की वजह से, शायद उसकी वजह से यह एक ग्रोथ नोट की गई है। लेकिन अगर हम 30 दिसंबर का डेटा देखें तो लगता है कि पूरी दुनिया में ओवरऑल एक हाई सर्ज नोट किया जा रहा है। और 4 जनवरी के डेटा को फर्दर एनालाइज करें तो पाते हैं कि 65% के करीब केसेस 5 देशों में रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और स्पेन हैं। ना कि कुछ ही देशों में एक सर्ज नोट किया जा रहा है। हमने देखा है कि पूरी दुनिया में अक्रॉस ऑल कॉन्टिनेंट्स एक वाइड स्प्रेड सर्ज नोट किया जा रहा है। जैसे कि यूरोप के करीब 12 देश अगर आप देखें तो देखते हैं कि जहां 28 दिसंबर में जितने वीक में केसेस आए और 4 जनवरी में जितने केसेस आए उसमें दुगना एक हफ्ते में वहां पर केसेस हुए हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में केसेस की संख्या में वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.57 टाइम्स वृद्धि हुई है। साउथ अमेरिका में 6 ऐसे देश हैं जहां पर कि दुगना से अधिक केसेस आए हैं। इसी तरह से एशिया में अगर देखें तो फिलीपींस में तो अगर जो 28 दिसंबर वाला सप्ताह था वहां पर करीब 1,392 केसेस आए थे, वह अगले हफ्ते बढ़कर 22,008 केसेस यानी कि 15.8 टाइम्स केसेस में वृद्धि नोट की गई है। इसी तरह से नॉर्थ अमेरिका में भी देखें तो हम पाते हैं कि ओवरऑल दुगना से अधिक केसेस वीक ऑन वीक बेसिस पर वहां पर नोट किए गए हैं। अफ्रीका में भी केसेस में कुछ देशों में वृद्धि नोट की जा रही है। यह विषय हम आप सब लोगों के सामने इसलिए लाना चाहते हैं कि लगता है कि ओमिक्रॉन के जो एक्सपेंशन है वर्ल्ड वाइड उसकी वजह से केसेस में, बिकॉज ये हाईली ट्रांसमिसिबल है, एक केसेस में काफ़ी अधिक संख्या में वृद्धि नोट की जा रही है। इसी के साथ ही अगर हम फर्दर एनालाइज करें कि देश में हमारी आज क्या परिस्थिति है, तो आज देश में 2,14,000 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं और एवरेज डेली केसेस पिछले एक हफ्ते में देखें तो करीब 29,925 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और केस पॉजिटिविटी करीब 2.6% पिछले एक हफ्ते में नोट की गई हैं। यहाँ कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न भी हम आपके सामने रखना चाहेंगे कि जहाँ एक स्थाई पर 2,14,000 एक्टिव केसेस देश में आज हैं, एक हफ्ते पहले यानी कि 29 दिसंबर के समय यह संख्या मात्र 77,000 थी। यानी कि हमने एक्टिव केसेस की संख्या में एक काफ़ी वृद्धि नोट की है। इसी तरीके से जहां एवरेज डेली केसेस की बजाय अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा देखें तो देश में 58,097 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। साथ ही ओवरऑल केस पॉजिटिविटी में अगर आप देखें तो पाते हैं कि जहां केस पॉजिटिविटी 0.79% हमारे देश में 29 दिसंबर के समय पर थी, वह बढ़कर अब 5.03% हो गई है। और केसेस में भी इसी तरीके से 9,195 केसेस जो कि 29 दिसंबर में आए थे उसकी संख्या बढ़कर 58,097 यानी कि एक स्थाई पर केसेस में 6 गुना वृद्धि। उसी स्थाई से इन्फेक्शन के स्प्रेड में यानी कि इन्फेक्शन केस पॉजिटिविटी में भी करीब 6 गुना वृद्धि नोट की गई है। यह एक डेफिनेटली कॉज ऑफ कंसर्न है जो हम आपके सबके सामने रखना चाहेंगे। इसी के साथ ही अगर आप देखें
कि एक्टिव केसेस की क्या परिस्थिति देश में, तो हम पाते हैं कि जहां पिछले हफ्ते केवल 2 स्टेट ऐसी थी जहां पर कि एक्टिव केसेस 10,000 से अधिक थे, अब वह संख्या बढ़कर 6 स्टेट्स हो गई है। और 2 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से 10,000 एक्टिव केसेस हैं, और अभी भी 28 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कि 5,000 से कम संख्या में एक्टिव केसेस पाए जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ एरियाज ऑफ कंसर्न हम आपके सामने सबमिट करना चाहेंगे। जैसे मुख्यतः अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में वीक ऑन वीक बेसिस में जो केसेस एक्टिव केसेस थे उसमें 4 गुना वृद्धि हुई है। इसी तरह वेस्ट बंगाल में भी इन्फेक्शन का स्प्रेड और उससे लिंक्ड एक्टिव केसेस में वृद्धि नोट की गई है, और वीक ऑन वीक बेसिस पर 3.4 टाइम हमने देखा है कि एक्टिव केसेस में वृद्धि आई है। इसी तरह से दिल्ली में अगर देखें तो इसी तरह से वहाँ पर 9 गुना के करीब केसेस में वृद्धि नोट की गई है एक्टिव केसेस में, और साथ ही महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, दिल्ली, कर्नाटक और तमिलनाडु ओवरऑल वहाँ पर एक्टिव केसेस में काफ़ी अधिक संख्या में हम नोट कर रहे हैं। ना केवल यह स्टेट्स, हमने देखा है कि एक अर्ली इंडिकेशन है देश में केसेस के सर्ज का, इन्फेक्शन के स्प्रेड का, जिसमें आपके सामने कुछ स्टेट्स का डेटा हमने प्रस्तुत किया है, और इसी तरह के ट्रेंड बाकी और स्टेट्स में भी नोट किए जा रहे हैं। जिसमें मुख्यतः अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में केस पॉजिटिविटी जहां 1 महीने पहले 0.78% थी, वह बढ़कर 11% हो गई है, यानी कि हाई स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन नोट किया जा रहा है। वेस्ट बंगाल में जहां वह 1.62% थी, वह बढ़कर 16.5% हो गई है। इसी तरह दिल्ली में 0.11% से बढ़कर अब 6.18%, केरला में भी 5.32% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी वीकली बेसिस पर नोट की जा रही है। एक स्थाई पर हम देख रहे हैं कि केस इन्फेक्शन स्प्रेड बढ़ रहा है, केस पॉजिटिविटी बढ़ रही है। दूसरे स्थाई पर एक शार्प जंप इन केसेस भी नोट किया जा रहा है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र में 10,521 केसेस जो 29 दिसंबर वाले हफ्ते में आए थे, वह बढ़कर अब 69,008 केसेस पिछले हफ्ते में नोट किया गया है। इसी तरह वेस्ट बंगाल, दिल्ली, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, झारखंड और गुजरात, इन स्टेट्स में एक शार्प सर्ज इन केसेस को नोट किया जा रहा है, और यही ट्रेंड काफ़ी हद तक कुछ और स्टेट्स में भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। अगर हम देखें कि वह कितने ज़िले ऐसे हैं जहां पर कि 2.5% से अधिक केस पॉजिटिविटी थी, यह डेटा हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं कि अगर देश में ओवरऑल पिछले हफ्ते में 2.67% ओवरऑल केस पॉजिटिविटी नोट की गई है, तो उसके अनुपात में देश के जिलों में इन्फेक्शन का स्प्रेड कैसा दिखता है। तो जहां 22 दिसंबर वाले हफ्ते में केवल ऐसे 39 डिस्ट्रिक्ट थे जहां पर 2.5% से अधिक केस पॉजिटिविटी थी, उसमें केवल 5 जिलों में बढ़ोतरी 29 दिसंबर वाले हफ्ते में नोट की गई, और अब पिछले एक हफ्ते में ऐसे 112 जिले बढ़कर अब वह 156 जिले हो गए हैं जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 2.5% से अधिक है। इसी तरीके से अगर और फर्दर एनालाइज करें तो जहां एक हफ्ते पहले देश में 5 जिले ऐसे थे जहां पर कि केस पॉजिटिविटी 10% से अधिक थी, अब वह संख्या बढ़कर 28 जिले हो गई है। और ऐसे जिले जहां पर कि 5 to 10% केस पॉजिटिविटी थी, वह संख्या जो पिछले हफ्ते 14 जिले थे, अब वह बढ़कर 43 जिलों में कन्वर्ट हो गई है। और साथ ही अक्रॉस द कंट्री डिफरेंट स्टेट्स हम देख रहे हैं कि कुछ जिलों में यह ओवरऑल केस पॉजिटिविटी का इंक्रीज दिखाई देता है। इसी के अनुपात में अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में मुंबई जैसे कुछ ज़िले हैं, जो हमने कुछ ज़िले आपके सामने एक सैंपल के रूप में दर्शाए हैं कि मुंबई में जहां पर केस पॉजिटिविटी 17.2% बढ़ी है, केसेस में एक अत्यधिक इंक्रीज नोट किया जा रहा है। कलकत्ता में जो भी पिछले हफ्ते में टेस्ट हुए हैं उसके हिसाब से ओवरऑल 44.5% वहाँ पर केस पॉजिटिविटी नोट की जा रही है, केसेस में इंक्रीज नोट किया जा रहा है। इसी तरह थाने हो, मुंबई सबर्बन हो, कर्नाटका हो, पुणे हो, चेन्नई में और वेस्ट बंगाल में 24 परगना नॉर्थ, ऐसे कुछ ज़िले हमने सैंपल के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिससे लगता है कि एक इन्फेक्शन में अधिक स्प्रेड ओवरऑल हम नोट कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है, यह डेटा इसलिए ज़रूरी है कि इसी डेटा को एनालाइज करते हुए हम स्टेट से संपर्क बनाए हुए हैं, उन सबको एडवाइस देते हैं, उन सबसे विस्तृत में विस्तृत चर्चा करते हैं कि कैसे हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं। एक स्थाई पर जहां इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल करने पर कार्य चल रहा है, दूसरा उसी स्थाई पर हमारा एफर्ट्स हैं कि हम अपने वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाएं। अब तक देश में टोटल 148.18 करोड़ टोटल डोजेज एडमिनिस्टर हो चुकी हैं, जिसमें फर्स्ट डोज के द्वारा 90.8% हम लोग 18+ पॉपुलेशन को कवर कर चुके हैं, और सेकेंड डोज के द्वारा 65.9% हम लोगों को कवर कर चुके हैं।
आप सबको अवगत है कि 3 जनवरी से ही हमने प्रिकॉशन डोज के रूप में जो चिल्ड्रन के रूप में चिल्ड्रन के लिए एडोलसेंट एज के लिए 15 से 18 के लिए जो वैक्सीनेशन शुरू की थी, उसमें वह संख्या 2 दिनों के अंदर ही बढ़कर अब 1.06 करोड़ हो गई है और जिसमें 14.3% लोगों को अब तक हम कवर कर चुके हैं। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि करीब देश में 22 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने 90% से अधिक फर्स्ट डोज कवरेज कर ली है और इसी तरह से 19 स्टेट देश में ऐसी हैं जहां पर कि सेकेंड डोज कवरेज भी 70% से अधिक हो चुका है। साथ ही वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन जो कि 15 से 18 साल का है, जिसको 3 जनवरी से शुरू किया गया है, उसमें आप सबको अवगत है कि हम लोगों ने अब तक 1 करोड़ को क्रॉस किया है। हमारी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, जो कि रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के एस्टीमेट से है, करीब 7.4 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जो कि 15 से 18 की एज ग्रुप में हैं। उनको कवर किए जाने का कार्य विस्तृत रूप से चल रहा है। इसमें एक मुख्य विषय हम आपके द्वारा सबकी दृष्टि में लाना चाहेंगे कि चिल्ड्रन के लिए वैक्सीनेशन जो अप्रूव्ड हुई है वह कोवैक्सीन ही है और उसी को लगाया जाए, उस पर कोई डाउट ना रहे। साथ ही हमने इसको प्रोसेस को स्मूदन करने के लिए चाहे सेल्फ रजिस्ट्रेशन हो, वॉक इन रजिस्ट्रेशन हो या स्टूडेंट फोटो आईडी कार्ड है, उसको अलाउ किया है। इसी के साथ ही प्रिकॉशन डोज के रूप में हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60+ जो पॉपुलेशन है विद कोमॉर्बिडिटी, उसको 10 जनवरी से शुरू किया जाएगा और इसके द्वारा इसको रजिस्टर करने के लिए भी ऑनलाइन एंड ऑन साइट मोड में हम कोविन अकाउंट बनाकर उसको रजिस्टर कर सकते हैं। इन लोगों को गाइडेंस के रूप में जो लोग हैं जिनको कि प्रिकॉशन डोज दी है उनको कोविन सिस्टम के द्वारा SMS भी दिया जाएगा और सब्सिक्वेंट टू दैट उन लोगों को एक सर्टिफिकेट भी कोविन सॉफ्टवेयर के द्वारा दिया जाएगा। ग्लोबल अगर हम मैपिंग ओमिक्रॉन वेरिएंट की आप सबके सामने सबमिट करें तो हम देखते हैं कि अब 139 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर कि ओमिक्रॉन के केसेस पाए जा रहे हैं। करीब 4,70,462 ऐसे ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। 108 कन्फर्म डेथ हुई हैं, जिसमें मुख्यतः केसेस देखें तो UK, डेनमार्क, यूनाइटेड स्टेट्स, जर्मनी, कनाडा, इन देशों में अधिक संख्या में ओमिक्रॉन के केसेस पाए गए हैं। इसी के साथ ही जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है उसको अगर हमने एनालाइज किया तो हम पाते हैं कि ओमिक्रॉन को जो सर्ज नोट किया जा रहा है, इसमें हॉस्पिटलाइजेशन रिलेटिवली लेसर है जो कि पिछले सर्ज में अक्रॉस दोज कंट्रीज नोट किया गया है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जहां एक स्थाई पर यूनाइटेड स्टेट्स में इन अर्लियर सर्ज 2,50,000 के करीब केसेस आते थे और उस समय पर जो अवेलेबल डेटा पब्लिक डोमेन में है उसके हिसाब से 1,33,000 लोगों को हॉस्पिटलाइज किया गया। तो अब जहां दूसरे स्थाई पर वहां पर पीक के रूप में 3,94,000 केसेस आ रहे हैं, तो मात्र 90,000 केसेस को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई। इसी तरह यूके में भी आप देखें तो जहां पुराने सर्ज में 39,000 पीपल वर हॉस्पिटलाइज विज़ावी 59,000 केसेस पीक जो नोट किया गया था, अब वहां पर जब 1,73,000 केसेस आए हैं तो मात्र 11,918 लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता हुई। फ्रांस में भी इसी तरह से और डेनमार्क में भी यह एक डेटा हमारे सामने आता है। लेकिन हमारे देश में क्या परिस्थिति होगी उसको विद डेटा फर्दर एनालाइज करने की ज़रूरत है। जिस तरह से ओमिक्रॉन देश में फैल रहा है और प्रोग्रेसिवली हम देख रहे हैं, तो उसके बेसिस पर क्या ट्रेंड हमारी जीनोटाइप में इसका क्या बिहेवियर होगा उसको फर्दर एनालाइज करके उसके हिसाब से कार्य करने की अभी भी आवश्यकता है। देश में ओवरऑल 2,135 केस 24 स्टेट्स में नोट किए गए हैं, जिसमें 828 केसेस रिकवर हो चुके हैं और 1,306 केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते हैं। हम स्टेट से रेगुलर संपर्क बनाए हुए हैं। इस समय जो ये सर्ज नोट किया जा रहा है, इसमें हमारी ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी ऑफ टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेशन एंड कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी प्रभावी है। मुख्यतः इस ओवरऑल स्ट्रैटेजी पर कार्य करते हुए हमने स्टेट से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की है कि सर्वेलेंस पर फोकस बढ़ाया जाए, कंटेनमेंट पर फोकस बढ़ाया जाए। यह इसलिए जरूरी है कि जिसके द्वारा हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा कार्य यह करना है कि अगर अधिक संख्या में होम केसेस माइल्ड और एसिम्टोमेटिक होते हैं तो उनको होम आइसोलेशन की जो हमारी एक प्रोसेस थी फर्दर स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और साथ ही वह केसेस जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हुए, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हुए जिनको की हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है, हम उस पर भी कार्य करें और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑगमेंट करते रहें। मुख्यतः स्टेट से रिक्वेस्ट की गई है कि आइसोलेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ाया जाए।
ज़रूरत हो सके तो हॉस्पिटल से लिंक करते हुए हॉस्टल्स या होटल्स को लिंक किया जाए, ताकि अधिक संख्या में अगर लोगों को एडमिशन की आवश्यकता हो तो जिला लेवल पर उसको मॉनिटर किया जा सके। हमने उनसे कहा है कि कोविड डेडिकेटेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, ज़रूरत पड़े तो प्राइवेट सेक्टर का भी इसमें सहयोग लें। साथ ही आवश्यकता अनुसार मेकशिफ्ट हॉस्पिटल भी बनाए जाएं ताकि बेड अवेलेबिलिटी बढ़ सके। इसके साथ ही जैसे आप सबको अवगत है, इससे पहले भी इस मंच पर हमने बात की है कि रूरल और पीडियाट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी फील्ड स्थाई पर बढ़ाने की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय में हमने कोविड इमरजेंसी पैकेज के द्वारा 23,000 करोड़ रुपए सैंक्शन करते हुए स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन का सपोर्ट दिया है। उसके तहत चाहे पीएसए प्लांट्स बने हों, वेंटिलेटर बने हों और आईसीयू बेड्स बने हैं, उनका ऑपरेशनल स्टेटस चेक किया जाए। यह भी हमने स्टेट से रिक्वेस्ट की है। बफर स्टॉक ऑफ ड्रग्स को मेंटेन किया जाए। साथ ही हमारे हेल्थ केयर वर्कर जो हमारी एक बहुत ही क्रूशियल रिसोर्स हैं, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए, उसके बारे में हमने उनको बताया है। यहाँ हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, जिस तरह से पिछली बार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एम्स दिल्ली के द्वारा हमने देश के हॉस्पिटल्स की ट्रेनिंग की थी ऑन कोविड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, आज वह कार्य शुरू हुआ है और उसकी एक सीरीज ऑफ वेबिनार्स, सीरीज ऑफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स देश में फिर से शुरू कर दी गई हैं। इसी के साथ ही कंटेनमेंट एक्टिविटीज़ पर कार्य करने की आवश्यकता है। जहां इन्फेक्शन का स्प्रेड ज़्यादा दिखाई दे वहां रेस्ट्रिक्शन लगाने की आवश्यकता के बारे में बताया गया है। सर्वेलेंस टीम्स के द्वारा कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और कंटेनमेंट पर कार्य हो। मुख्यतः क्योंकि काफ़ी केसेस अगर माइल्ड हैं तो कैसे पब्लिक में अवेयरनेस लाई जाए कि अगर वह केसेस पॉजिटिव होते हैं तो उनको होम आइसोलेशन में किस तरीके से रहना है, और साथ ही उनके सपोर्ट के लिए टेली कंसल्टेशन द्वारा हम उनको टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें। और इसके साथ ही चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो और बड़े ज़िले हों या अर्बन एरियाज़ हों तो वहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल या वार्ड लेवल पर कंट्रोल रूम बनाएं, जिसकी एक पब्लिसिटी फील्ड पे की जाए, जिसके द्वारा पब्लिक जो कि होम आइसोलेशन में हो उनको रिक्वायर्ड टेक्निकल गाइडेंस दी जा चुके। इसके साथ ही इसी के संदर्भ में ध्यान रखते हुए जो हमारी पुरानी होम आइसोलेशन गाइडलाइंस हैं उनको आज रिवाइज किया गया है और उनको हमने अपने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पोर्टल पर भी डाल दिया गया है, जिसको स्टेट से भी साझा किया गया है। इसमें हमने मुख्यतः बताया है कि माइल्ड और एसिम्प्टोमेटिक केसेस मेडिकल ऑफिसर जो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर है उसकी सलाह के अनुसार अगर उनके घर में रिक्वायर्ड फैसिलिटी हो कि जिसमें वो खुद सेल्फ आइसोलेट हो सकें और उनके फैमिली कॉन्टैक्ट से उनको क्वारंटाइन किया जा सके, तब उन केसेस में होम आइसोलेशन अलाउ किया जा सकता है। साथ ही हमने कहा है कि उन केसेस में जहां होम आइसोलेशन अलाउ किया जाए वहां पर एक केयर गिवर उस पेशेंट के सपोर्ट के लिए हो और मुख्यतः वह केयर गिवर वह हो जिसने कि अपना कोविड का वैक्सीनेशन करा चुका हो। इसके साथ ही हमने यह भी उस गाइडलाइन में अवगत किया है कि कम्युनिकेशन बना रहे केयर गिवर और मेडिकल ऑफिसर के रूप में, ताकि जस्ट इन केस कि अगर पेशेंट को कोई भी टेक्निकल गाइडेंस की ज़रूरत हो तो वह गाइडेंस उसको मेडिकल ऑफिसर के द्वारा या टेलीमेडिसिन के द्वारा मिल सके। हमारी यह गाइडलाइन जो हमने आप सबको दिखाया है इस पर्टिकुलर लिंक पर अवेलेबल है। हम चाहेंगे आपके द्वारा इसका वाइडर डिसेमिनेशन हो और पब्लिक के लेवल पर, सिटीजन के लेवल पर इसके बारे में रिक्वायर्ड अवेयरनेस हो। इसके साथ ही इन्हीं गाइडलाइंस में यह भी बताया गया है कि वह लोग जो या तो 60 वर्ष से अधिक हो या जिनको कोई कोमॉर्बिड कंडीशन हो जैसे कि हाइपरटेंशन या डायबिटीज़ एटसेट्रा, उनको होम आइसोलेशन केवल जो ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर है उसके इवैल्यूएशन के बाद ही अलाउ किया जाए। इसके साथ ही कुछ ऐसे लोग जिनका कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है जैसे कि HIV पेशेंट, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, कैंसर थेरेपी यानी कि क्रिटिकल इलनेस जिनको हो, उनको हमने कहा है कि मुख्यतः वह लोग रिकमेंडेड नहीं है होम आइसोलेशन के लिए और उनको तभी अलाउ किया जाए जबकि ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर ने उसको एनालाइज करके एग्री किया हो। पेशेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस जारी की गई हैं। हम आपके द्वारा सबको यह बताना चाहेंगे कि पेशेंट मुख्यतः वेल वेंटिलेटेड रूम में रहे, ट्रिपल लेयर मास्क का इस्तेमाल करे, 8 घंटे के यूज़ के बाद मास्क को डिस्कार्ड करके नए मास्क का इस्तेमाल हो और जब मास्क डिस्कार्ड किया जाए तो उसको पीसेज में कट किया जाए, एक पेपर बैग में रखा जाए 72 घंटे तक, उसके बाद ही उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। इसके साथ ही हमने कहा है कि केयर गिवर और पेशेंट जब भी आपस में इंटरेक्शन हो तो प्रिफरेबली बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी N95 मास्क का इस्तेमाल किया जाए। पेशेंट रिक्वायर्ड रेस्ट ले, हाइड्रेशन मेंटेन करे, रेस्पिरेटरी हाइजीन को फॉलोअप करे, हैंड हाइजीन को फॉलो करे और पेशेंट से संबंधित जो पर्सनल आइटम्स हों इंक्लूडिंग यूटेंसिल जिसमें कि उनको खाना दिया जाए वह फैमिली के दूसरे मेंबर से शेयर ना की जाए। साथ ही जो डोर नोब्स या ऐसी चीज़ें हैं जो कि फ्रीक्वेंटली टच सर्फेसेज हैं
उनको सोप, डिटर्जेंट और पानी से समय समय पर साफ करते रहना चाहिए। हमने पेशेंट से मुख्यतः एडवाइस की है कि वो अपना टेम्परेचर मॉनिटर करेंगे, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल मॉनिटर करेंगे, और कोई भी डिटीरियोरेशन दिखाई देता है तो कंट्रोल रूम के द्वारा या सर्विलेंस रूम के द्वारा या अपने ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर के द्वारा रिक्वायर्ड गाइडेंस लेंगे। इसके साथ ही ट्रीटमेंट से संबंधित यह विषय बहुत मुख्य है और हम आपके द्वारा चाहेंगे कि कम्युनिटी लेवल पर इसका एक जरूरी रूप से प्रचार किया जाए, जिसमें मुख्यतः अगर उनको पेशेंट को कोई कोमॉर्बिडिटी या कोई और कंटिन्यूड इलनेस हो तो वह उसकी दवाई कंटिन्यू रखें, अपने मेडिकल ऑफिसर से सलाह लें। हमने उनको बताया कि टेली कंसल्टेशन के द्वारा, जो कि चाहे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का इंडिपेंडेंट पोर्टल हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया हुआ ई-संजीवनी पोर्टल हो, उसके द्वारा डॉक्टर से संपर्क बनाए रखें। कोई भी सिम्टम्स हो जैसे कि फीवर, रनिंग नोज या कफ, तो उसके लिए सिम्टम्स के बेसिस पर जो ट्रीटमेंट लेना हो वह लिया जाए। वार्म वाटर गार्गल्स, स्टीम इनहेलेशन का प्रयोग किया जाए, और अगर पैरासीटामोल 4 बार दिन में लेने के बावजूद भी फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो वह ट्रीटिंग मेडिकल डॉक्टर से संपर्क करें। यहाँ ये 4 पॉइंट नंबर 6, 7, 8 और 9 हम मुख्यतः आप लोगों के सामने सबमिट करना चाहेंगे। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई भी नॉन ऑथेंटिक, कोई भी एविडेंस के बिना ऐसी कोई प्रोटोकॉल जो कि कई बार हमने पिछले समय में भी देखा है कि सोशल मीडिया पर फ्लोट करते रहते हैं, उनको लेकर हम पैनिक क्रिएट ना करें। उनको हमें ध्यान रखना है कि जो भी नॉन ऑथेंटिक और नॉन एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होगा वह पेशेंट्स को हार्म कर सकता है। हमें यह ध्यान रखना है कि हम टेस्ट और ट्रीटमेंट वही लें जो कि हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर द्वारा एडवाइस किए जाएं। हम सेल्फ मेडिकेशन की तरफ ना जाएं। कोई भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो या रेडियोलॉजिकल इमेजिंग हो जैसे कि चेस्ट एक्सरे या सीटी स्कैन, इसको मेडिकल ऑफिसर के कहने के बाद ही किया जाए, अन्यथा ना किया जाए। इसी तरीके से जो पिछले समय पर भी काफ़ी टाइम पर नोट किया गया कि स्टीरॉइड्स जो हैं उनको सेल्फ एडमिनिस्टर करने का कोई भी प्रयत्न ना हो। स्टीरॉइड्स जो हैं माइल्ड डिजीज़ के लिए इंडिकेटेड ही नहीं है हमारे क्लिनिकल प्रोटोकॉल में। इनका ओवर यूज़ हो या इनका अप्रोप्रिएट यूज़ हो, तो जैसे आप सबको अवगत है कि पिछले कुछ समय भी ऐसे केसेस आए थे कि जिनसे एडिशनल कॉम्प्लिकेशन, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन हो चाहे और सेकेंड इन्फेक्शन हो, इस टाइप का खतरा भी बना रहता है, तो ऐसा कोई कार्य ना किया जाए। इसी तरीके से हर पेशेंट काफ़ी हद तक अलग भी होते हैं, तो ज़रूरी है कि बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ पेशेंट उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हो। जेनरिक शेयरिंग ऑफ प्रेस्क्रिप्शन, यानी कि मेरी प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से आप भी बीमार हुए आप भी ले लीजिए, ऐसा एक कार्य ना किया जाए जिससे हो सकता है उस पर्टिकुलर पेशेंट को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट और सपोर्ट की ज़रूरत हो, वह उसको समय पर ना मिल पाए। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके द्वारा फिर सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन गाइडलाइंस को डेफिनेटली फॉलो किया जाए। साथ ही केयर गिवर से संबंधित भी कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, जिसमें मुख्यतः हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि वह प्रॉपर हाइजीन मेंटेन रखें। साथ ही डायरेक्ट कांटेक्ट पेशेंट फ्लूइड से ना हो, चाहे वो ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन हो, उनसे वे बच कर रहें। मास्क का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें, और पोटेंशियली कंटेमिनेटेड आइटम जैसे कि ईटिंग यूटेंसिल्स, ड्रिंक्स और टॉवल्स, इनको ढंग से इस्तेमाल किया जाए। और साथ ही पेशेंट को रूम में ही उसके भोजन दिया जाए, उसके यूटेंसिल्स को प्रॉपरली क्लीन किया जाए। इक्वली इंपॉर्टेंट है कि इफेक्टिव वेस्ट डिस्पोजल पर भी कार्य हो। जरूरी है कि कब हम अपने सिचुएशन को समझते हुए हॉस्पिटलाइजेशन की तरफ जाने का सोचें। उसमें या तो हमारे को ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी हो, या कोई हाई टेम्परेचर आ रहा हो, यानी कि 100 डिग्री से भी ज़्यादा टेम्परेचर अगर 3 दिन से अधिक रहे, ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 93 या उससे कम हो जाए, या हमारा रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए, और या कोई पेन इन चेस्ट हो, मेंटल कन्फ्यूज़न हो, फटीग हो या बॉडी एक हो, उस केस में मेडिकल गाइडेंस लेते हुए हम हॉस्पिटलाइजेशन का प्लान करें। यहाँ यह भी बताना इसलिए ज़रूरी है कि कई बार हम लोग पैनिक में आकर हॉस्पिटलाइजेशन में जाते हैं, लेकिन उससे एक नुकसान यह भी हो सकता है, अगर आपके माइल्ड सिम्टम हैं तो आप हॉस्पिटल जैसे एरिया में जाते हैं तो आप यू आर मोर एक्सपोज टू अदर सेट्स ऑफ इन्फेक्शन। तो बेस्ड ऑन नीड ही हम हॉस्पिटलाइजेशन, जो हमारे ट्रीटिंग डॉक्टर के एडवाइस पर ही हम हॉस्पिटलाइजेशन के लिए प्लान करें। इसी के साथ ज़रूरी है कि हम होम आइसोलेशन को कब डिसकंटिन्यू करें, यानी कि अगर हम 7 दिन तक हो चुके हों हमारे पॉजिटिव होने के बाद, और हमें उसमें 3 दिन कंटिन्यूस कोई फीवर ना आए, तब हम ये मान सकते हैं कि हमारा कोविड रिजॉल्व हो गया है और हम अपने आइसोलेशन को ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ ही ज़रूरी है कि 7वें दिन बाद अगर इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद भी अगर हम जब बाहर निकलें तो हम कंटिन्यूड बेसिस पर मास्क पहन के रखें। यह भी ज़रूरी है कि हम याद रखें कि 7वें दिन तक इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद
अगर हमें कोई रीटेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है और हम अपने आप को रिजॉल्व मान सकते हैं अगर हमने गाइडलाइन 1 को फॉलो किया है। इसी के साथ ही हम यह भी आप सबसे सबमिट करना चाहेंगे कि एसिम्प्टोमेटिक कॉन्टैक्ट्स हैं जो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स के, उनको टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि वे अपनी हेल्थ को मॉनिटर करें और होम क्वारंटाइन में रहें। हम आप सबके द्वारा यह गाइडलाइन इसलिए सबमिट करना चाहते हैं कि यह गाइडलाइन आज के समय में बहुत आवश्यक है कि हर पेशेंट को जो कि आइसोलेशन में, उसको पता हो कि उसको किस किस क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है और किस तरह से उसको कंट्रोल रूम से या टेलीमेडिसिन के संपर्क में रहते हुए गाइडेंस लेनी है। आज हम आपसे फिर यही सबमिट करना चाहेंगे, जिस तरह से केसेस में सर्ज दुनिया में और जिस तरह से केसेस में सर्ज देश में नोट किया जा रहा है, उसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन में हर नागरिक का सहयोग बहुत आवश्यक है। आज जरूरी है कि हमारे सारे एफर्ट्स ऐसे हो कि हम स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को रोकें। कोविड अनुरूप व्यवहार के बारे में कंटिन्यूस बेसिस पर इस मंच पर बात हुई है। यूज़ ऑफ मास्क, साबुन से हाथ धोना, दूसरों से उचित दूरी बनाए रखना और भीड़-भाड़ और पार्टी जैसे आवश्यकताओं से हम अपने आप को कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करके कार्य करें, यह बहुत आवश्यक है। इसके द्वारा ही हम जो ये सर्ज नोट किया जा रहा है उसको कुछ हद तक कंटेन करने में सफल हो सकता है। हम यही रिक्वेस्ट करके आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इन गाइडलाइंस को वाइडर डिसेमिनेट किया जाए। धन्यवाद। Thank you, Love Agarwal. I will just, you've given a comprehensive presentation. I will just say a few bullet points which are important. The first is that upsurge of infections is happening in cities. Omicron is the predominant circulating strain in the cities. Mass gatherings to be avoided to lower the speed of this spread. Now the good news is that the Omicron detecting RT-PCR kit has been developed in partnership with Tata MD and ICMR and has been approved by the Drug Controller General of India. This new kit will test for Omicron in 4 hours and will augment the genome sequencing efforts of the country. Now, another point is that the numbers of COVID infections are increasing exponentially, for which quick home testing and rapid antigen test will serve as a good diagnostic tools. So important to remember that the numbers, since they're increasing exponentially, so quick home testing and rapid antigen test will play a major role. And as has already been talked about in the home isolation guidelines, which have been put up on the Ministry of Health website, symptomatic individuals should be cared for in home isolation primarily. All family members should wear masks. And the last point that I would like to emphasize is that asymptomatic contacts should remain at home and need not be tested. Thank you. Thank you. Namaskar. Happy New Year. सबसे पहले I would like to congratulate the adolescent population that has come forward for taking the vaccines. As of about half an hour ago, more than 1 crore of our adolescents have received their first dose. The actual number at that time was 1 crore 18 lakhs, and of course rising by the second. We estimate that between the age of 15 and 18, there are 7.4 crore children, adolescents. And if you look at what is the coverage already, it's close to 1 out of 6. And the day is not yet over, it's only 3 days. So it's a remarkable participation of this very important segment of our population. And we hope this will gather pace, and vaccine availability not being an issue, we will be able to vaccinate this group rather quickly.
So kindly spread the good word. My second intervention is to let you know that the precautionary vaccine dose that will be given to healthcare workers, frontline workers, and individuals 60 years and above with comorbidities will be the same vaccine as has been given to them previously. Homologous third dose, homologous precautionary dose. Those who have received Covaxin will receive Covaxin. Those who have received the primary 2 doses of Covishield will receive Covishield. That's the way we are proceeding. लव अग्रवाल जी ने क्लियरली हमें समझाया कि इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो ऑन ट्रैक हैं और ये प्रोसेस शुरू होगा. सो कोवैक्सीन वालों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड वालों को कोवैक्सीन, कोविशील्ड वालों को कोविशील्ड. इसके साथ साथ हम ये भी अवगत कराएंगे कि जैसे जैसे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमारे वैक्सीन्स के बारे में, सो कॉल्ड मिक्सिंग की, सो कॉल्ड हेट्रोलोगस अप्रोच, वो जैसे जैसे डेटा सामने आएगा, साइंस सामने आएगी. हुआ है, यूए हुआ है, उसको हमने यहाँ चिन्हित किया था. So that's the second part. Now the third is that yes, we are now facing an exponential rise in COVID cases. We believe largely it's being driven by Omicron, particularly so in the western part of our nation and even particularly so in larger cities from where we have more data. That's a reality. And you are aware of the numbers. You are also aware of increase in positivity. But maybe I just bring it out one more time graphically. Look at the test positivity rate. On 30th of December, it was 1.1%. 31st of December, 1.3%. And today we are reporting 5% in 5 days, 6 days. That's what Dr. Bhargav meant when he used the word exponential expansion. And likewise, number of cases, you are aware of it, 13,000 odd on 30th of December, and now yesterday 58,000. So clearly, this is an expanding pandemic. From the data available in the public domain, the R0 has risen to 2.69, and this is higher than 1.69 that we saw in the second wave at peak. So the acceleration of cases is steeper than ever. We provided you a sense of how the pandemic has behaved in terms of severity and hospitalization in the part of the presentation that Shri Love Agarwal ji made. It seems hospitalization rates are relatively low. We are watching this situation very carefully. We are getting data from cities bottom up systematically. For example, it is our understanding that in Delhi, the hospitalization rate is about 3.7%, close to 4%. We heard a responsible officer from Mumbai saying hospitalization rate is 5% in Mumbai, genuine hospitalization rate. That's the early input that we have in a summary form, so to say. Compared to this, last year and even in 2020, the typical hospitalization rate was close to 20%. So I'll rest my case here in terms of what we have understood so far, because this is in the minds of each one of us. But please remember, ये बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो हमें याद रखना है, और वो ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन कम है. आप भी सुन रहे हैं कि माइल्ड डिजीज़ है, आपके जानने वालों को भी माइल्ड डिजीज़ की बातें हो रही होंगी. लेकिन जब बहुत ही मात्रा में केसेस आएंगे तो ये थोड़े होते होते भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे एज अ प्रोपोर्शन. और इसलिए आज फिर हम यही मैसेज आपके सामने लेके आए हैं, जैसे कि अग्रवाल जी ने हमें एंड में बहुत अच्छी तरह से समझाया, कि जितना हो सके हम इसको स्लो करें, जितना हो सके हम इसको रोकें.
रोकने की विधि वही है जो आज तक हम बार बार यहाँ एम्फेसाइज करते आए हैं। मास्क पहनना, भीड़ से बचना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, हाथ हाइजीन करना, वैक्सीन लगाना। हम उसको छोड़ेंगे नहीं, हमें उसको छोड़ना नहीं है। छोड़ेंगे तो समाज के लिए जो प्रेशर आएगा, हेल्थ सर्विसेज के लिए जो प्रेशर आएगा, उसमें हमारी भागीदारी जो है वो उसमें कमी रह जाएगी। तो ये जिम्मेवारी प्लीज़ हम सब ने निभानी है। और उसी कॉन्टेक्स्ट में जो आज होम केयर की गाइडलाइंस आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं, उसमें से एक एक्शन ये बनता है कि इन गाइडलाइंस को हम बहुत आगे तक फैलाएं, क्योंकि इसकी जो वर्णन है वो टारगेटेड टू हेल्थ वर्कर्स और डॉक्टर्स या नर्सेज के लिए नहीं है। कोर ऑफ दिस उनके लिए तो है, अपनी जगह है, वो भी बताएं, लेकिन उसको जो अपनाना है वो हमने फैमिलीज़ में अपनाना। तो हमें उम्मीद है कि हमारी हेल्थ टीम्स भी समझाएंगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक उम्मीद है कि मीडिया भी अच्छी तरह से ये चीज़ें समझाएगा। इससे भी ज़्यादा उम्मीद यह है कि घरों के आसपास NGOs, समाज के लोग आपस में ही इस बात की चर्चा करें, क्योंकि जिस स्पीड से ये हिट कर रहा है, खासकर कुछ शहरों में, और जैसे हमने देखा है एक जगह शुरू होता है, एक एरिया में वेस्ट में शुरू होता है, फिर बढ़ती है, तो इसको अपनाना, इसके बारे में बात करना, इसकी थोड़ा तैयारी करना, मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर बातचीत हो। हम सरकार की तरफ से विनती करेंगे कि एक जन आंदोलन बनाया जाए होम केयर को अपनाने का और उसकी मदद करने का। जिस घर में सभी लोग, चाहे बुखार, बॉडी एक, नज़ले, सिरदर्द से ही हैं, उनको मदद भी चाहिए। वो मदद सरकार के कमांड कंट्रोल सेंटर्स, हेल्पलाइंस भी करेंगी। पिछली बारी बहुत बाखूबी से इसको निभाया गया, बहुत सारे स्टेट्स में, लगभग हर स्टेट में। लेकिन उसके साथ साथ में जो जन भागीदारी चाहिए, जो मदद चाहिए, क्या हम अपने लोकेलिटी में, अपने मोहल्ले में, क्या हम अपनी बिल्डिंग में, क्या हम अपने समूह में इसकी बातचीत करना शुरू करें, अपने कनेक्ट में, फ्रेंड्स के सर्कल में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, सोशल मीडिया के द्वारा। आप प्लीज़ इसको जहाँ तक आगे तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए, इसको आसान करके समझाइए। हमने एक्सप्रेस किया है साइंटिफिक लैंग्वेज के साथ साथ साधारण भाषा, एक बैलेंस रखा है, इसको आप एम्पलीफाई करिए। मुश्किल नहीं है, लेकिन जिम्मेवार तरीके से इसको बताना चाहिए, पैनिक नहीं करना। और साफ सिंपल दवाइयों की बात करी गई है, पैरासीटामोल की बात करी गई है। तो आज हम ये तीसरा पॉइंट, पहला मैंने बच्चों को कंग्रेचुलेट किया सब की तरफ से, सब देश की तरफ से, आपकी तरफ से। दूसरा, जो आगे बढ़ रहे हैं उसके बारे में क्लैरिफाई किया। तीसरा, ये जो जिम्मेवारी है, इस पैंडेमिक को जितना भी रोकने में हम सब होंगे, हमें पूरी मेहनत करनी है। और उसमें फिर वही डूज़ एंड डोंट्स की बात आती है। डूज़ में बी अलर्ट, बी डिसिप्लिन्ड एंड बी प्रिपेयर्ड। और आज हमने शायद तीनों ही बिंदुओं पर चर्चा करी। और डोंट्स में डू नॉट पैनिक, बी अलर्ट, बी डिसिप्लिन, बी प्रिपेयर्ड, एंड प्लीज़ डू नॉट पैनिक। वी हैव द टूल्स, वी हैव द विल, and we will face this phase of pandemic as well. Dhanyavad. Thank you, sir. We'll now take some questions. Okay, 120. My question is to Dr. Bhargav. Dr. Bhargav, studies have shown that T cells in the body are effective in combating coronavirus and Omicron. There is another study by Dr. Saini which says infection with COVID-19 triggers autoantibodies that may stay up to 6 months after recovery. The new study has revealed that infection, irrespective of being mild or asymptomatic, can trigger self-attacking antibodies which attack a person's own organs. So, as has been mentioned in the previous press conference last week, we talked about three kinds of immunity that happen. One is the antibodies, one is the T cell, and one is the memory cells. So, all these three are active, and they all do help
in a majority of cases, up to 9 months, and beyond. Antibodies can persist for up to 9 months, and others, memories can persist for a longer period of time, that is unknown how long, and therefore, but we have to remember that all these vaccinations or infections are not disease preventing, they are disease modifying. So we may still get infection, but severe disease, hospitalization and death should be prevented. That is why vaccination is a must. So as has been mentioned, it is a response of the human body to the infection or to the vaccination. Kindly keep your questions short. We want to take as many questions as possible. 1 to 1. सर नितेंदु डीडी न्यूज से पिछली बार अगर डेल्टा वेरिएंट देखा जाए तो ड्रॉपलेट से फैलता था, क्या इस बार ओमिक्रॉन में कोई बदलाव है? क्या सांसों से है, फैल रहा है? क्योंकि इतनी तेजी से फैल रहा है, और 2 गज की दूरी का जो पहले पालन था, क्या उसमें बदलाव किया जाएगा? क्या कुछ नया स्टडी है? वुहान वेरिएंट से इंफॉर्मेशन अवेलेबल होना शुरू हुई, डेल्टा का बिहेवियर देखा। 1-2 बातें साफ हैं कि पैसेज तो यही है, इसी पैसेज से जाना, इसमें कोई बदलाव नहीं है। शुरू में ये लगता था कि ड्रॉपलेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विच दे डू, लेकिन धीरे धीरे ये क्लियर हुआ कि एरोसोल फैलता है फुहार की तरह और वो दूर तक पहुंचता है, इसलिए वेंटिलेटेड एरिया में रहना, खुले में रहना, वो क्लियरली इमर्ज हुआ है। ओमिक्रॉन के बारे में यही 2-3 चीज़ें तो बिल्कुल लागू होती हैं। कुछ स्टडीज़ इंडिकेट करती हैं कि एरोसोल की टेंडेंसी शायद ज़्यादा हो, लेकिन कुछ स्टडी अभी ऐसे इवॉल्विंग साइंस में एक ही डॉक्मेटिक कहना एक बारी कुछ टाइम लग जाता है, जब आती है स्टेज हम शेयर करते हैं आपके साथ, तो इस चीज़ को समझ रहे हैं। लेकिन जो इस एस्पेक्ट के को मद्देनज़र रखते हुए हमारी गाइडलाइन में कोई बदलाव नहीं है, तो हैंड हाइजीन अभी भी ज़रूरी है। उतना सोच रहे थे उस टाइम पे, ओवरडू करते थे, कॉशन भी करते थे, उसको सिंप्लीफाई कह रहे हैं कि अपने हैंड हाइजीन रखिए, सैनिटाइज़र से रखिए, हाथ धो के रखिए, प्रोटेक्ट करिए। दूसरी बात यह है कि वेंटिलेटेड जगह में ही होना चाहिए समूह, ये भी पक्की बात है, खुला हो बेटर है, बाहर जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा सेफ है। दूरी बनाना अभी भी वैलिड है, भीड़ में नहीं जाना अभी भी हमारे लिए कार्यक्रम, तो उन चीज़ों में कोई बदलाव नहीं है, बल्कि वो री एम्फेसाइज होती हैं। आज तक हम यही जानते हैं, जैसे और चीज़ें पता लगेंगी, यू विल नो इट and we will also be happy to bring it in a processed form. Thank you. 105. Sir, how many healthcare workers have tested positive so far? There is data being collected, but there's no real clarity yet on how many are out of action in isolation right now. We have brought to you कि कितने लोग पॉजिटिव आए देश में, हम उसको डिसएग्रीगेटेड लेवल पर हेल्थ केयर वर्कर्स को नेशनल लेवल पर स्पेसिफिकली सेपरेट करके मॉनिटर नहीं करते हैं, बट जैसा आपकी नॉलेज में है बहुत सारी स्टेट्स उस डेटा को पब्लिश कर रही हैं या कुछ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी उसको हाईलाइट किया जाता है। और जो मुख्य विषय जो सामने उभर कर आता है कि जिस तरह से जिस स्पीड से ओमिक्रॉन फैल रहा है, टू दैट एक्सटेंट हेल्थ केयर वर्कर्स बिकॉज दे आर ऑलवेज एट ए हायर रिस्क बिकॉज दे आर डूइंग ए ह्यूमन सर्विस टू अस इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग अस, तो उनके चांसेस इन्फेक्शन के उतने ही ज़्यादा रहते हैं। और इसी से संबंधित ही हम लोगों ने स्पेसिफिकली कई बार इस बेसिस में बात की है कि कैसे हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फेक्शन प्रिवेंशन उस पर कार्य किया जाए। 124. Hello. Okay. Sir, do we have any system to check about those children who are out of school system? Are they being vaccinated or not? Do we have any system in place?
to check those children who are not in the schools. They are working at tea shops and out of school system. आई थिंक यह डिटेल आपको संबंधित डिपार्टमेंट के लोग डेफिनेटली दे पाएंगे। हम लोगों के पास, क्योंकि हम लोग हेल्थ पर्सपेक्टिव से आपसे अभी डिस्कस कर रहे हैं, बट हर स्टेट और नेशनल लेवल पर जो बच्चे हैं, जो एलिजिबल बच्चे हैं और जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए उसमें से कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, वह संबंधित डिपार्टमेंट डेटा आपसे शेयर कर सकते हैं। Now, here I would like to just emphasize, it has very clearly been said that all those born before so and so year are eligible for vaccination. Okay. 70, 70. अच्छा, एक सेकंड। सर, ये सवाल हम सबका हो सकता है, लेकिन जवाब की उम्मीद करते हैं कि क्या कोरोना का थर्ड वेव आप लोग मानते हैं और कब तक पीक मानते हैं? क्या असेसमेंट है आप लोगों का? थैंक यू। देखिए, क्लियरली एक हम देख रहे हैं कि एक स्टीप राइज हमें दिखाई दे रही है, और जो इस वायरस का बिहेवियर है, जैसे आपने देखा है, ये भी देखा गया है कि कुछ देशों में जितनी स्टीप राइज होती है उतनी तरह से दूसरी वेव्स के मुकाबले जल्दी से नीचे भी आ रहा है। जैसे कि डेनमार्क में अब थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया, यूके में भी कम होना शुरू हो गया ओवर अ स्पैन ऑफ अ मंथ और सो, साउथ अफ्रीका भी 1 महीने 1.5 महीने में हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि यस, इतनी तेज़ जाएगा और हो सकता है तेज़, लेकिन ये हम क्लियरली कह सकते हैं हमारी पॉपुलेशन के लिए ये अनुचित एक इन्फ्रेंस होगा, क्योंकि ये सारा बिहेवियर पेंडेमिक का या इस वेरिएंट का होगा वो बेस्ड है कि पहली इन्फेक्शन हमें कितनी हो चुकी, हमें वैक्सीन कितनी पर्याप्त मात्रा में लग गया, हमारे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है, हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, हमारी इनेट इन्फेक्शन क्या है। तो इट कैनॉट बी एक्सट्रापोलेटेड कि जैसे वो 1 महीने में गया तो हमारा भी 1.5 महीने में, ऐसा नहीं हम कह सकते। लेकिन जो सामने आ रहा है वो दर्शाता है कि तेज़ी से ऊपर जाके शायद तेज़ी से नीचे आता है। इस स्टेज पे ये कहना कि कहाँ तक चलेगा, कितना टाइम लगेगा, विल बी प्रीमेच्योर। ऐसा कोई साइंटिफिक डेटा आएगा, स्टडीज आएंगी, वी विल शेयर, बट एट दिस टाइम आई वुड नॉट वेंचर इनटू दैट, एक्सेप्ट टू से that as was true for the previous experience, there will be different parts of our nation will be in different stage, and you would intuitively you can relate to it कि शुरुआत कहीं कुछ states में होती है, geographies में होती है, फिर चलता रहता है। तो वो पैटर्न हम अभी भी एक्सपेक्ट करते हैं। इससे ज़्यादा इसके बारे में अभी यही कहेंगे कि हमारी टीम्स इसको वेरी केयरफुली इस पेंडेमिक के डायनेमिक्स को वॉच कर रहे हैं, और जैसे जैसे आगे कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं हम उसके बारे में बताएंगे। Okay, 175. सर, जवाब फिर भी नहीं मिला कि क्या आप इसको मानते हैं तीसरी लहर शुरू हो चुकी है, या आप इसको ज्योग्राफिकली इसको डाइवर्ट करना चाह रहे हैं, और इसमें ओमिक्रॉन का कितना रोल है, और इस मौसम में जब अगर ये तीसरी वेव आती है तो कितना तकलीफ दे हो सकता है, क्योंकि सर्दियाँ भी हैं, इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? See, ये बहुत क्लियर है कि अपसर्ज ऑफ इन्फेक्शन इज हैपनिंग इन सिटीज़, ये बहुत क्लियर है। लार्ज सिटीज़ से शुरू हुआ है और उसमें अपसर्ज है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। ये भी देखा गया है कि इसमें जो सिटीज़ में वायरस है वो प्रिडोमिनेंटली ओमिक्रॉन है। Okay. विंटर का प्रभाव या मौसम का प्रभाव, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी का प्रभाव के ऊपर जनरली कोई साइंटिफिक एक पक्की राय नहीं बन सकी। पीछे भी जो देखा, बहुत एनालिसिस हुए और कंजेक्चर भी हुए, और कॉमन सेंस ये कहती थी कि विंटर में प्रकोप बढ़ना चाहिए, लेकिन आपने देखा है कि जैसा एक्सपीरियंस पास्ट में हुआ ये उस तरह से नहीं हुआ। तो इसी बात को वहीं छोड़ता हूँ, ऐसा क्लियर रिलेशनशिप जो है वो, लेकिन विंटर के वजह से लोग इकट्ठे होते हैं, यूरोप में तो उसी तरह से हुआ है। तो ये आई वुड से इट इज़ स्टिल फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, आवर नेशंस पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज स्टिल एन इवॉल्विंग अनसेटल्ड इशू साइंटिफिकली। 44. सर जी, कोई हेल्थ मिनिस्ट्री ने सर्वे किया है कि जिनको अभी कोरोना हो रहा है, क्या उनको
डबल डोज वैक्सीनेशन हो चुका है या पहले भी कोरोना हो चुका है जो दोबारा हो रहा है? क्या कहीं वैक्सीनेशन फेल हो रही है कि दोबारा कोरोना हो रहा है? जैसे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री कोरोना भी हो चुका, आइसोलेशन में भी गए, 2 डोज भी लगा, फिर भी कोरोना हो गया। और दूसरा सर, आप एक छोटा सा है, आपने कहा 146 करोड़ लोगों को 1 डोज लग चुका है। हमारी देश की पॉपुलेशन 130 है, तो ये ओवरडोज कैसे हो गए सर? या कितने लोगों को अभी लगा ही नहीं है? ये आपके पास कोई डेटा है सर? सर, दूसरे प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। जैसे हमने बताया कि टोटल डोजेस कितनी दी गई हैं, वह फर्स्ट डोज मिलाकर हमने बताया है डेटा, और उसी में आपने बताया कि कितने लोगों को फर्स्ट डोज और कितने लोगों को सेकंड डोज दी गई है, तो पॉपुलेशन को क्रॉस करके नहीं है। सर, इसके बारे में ऊपर तो क्लियरली है, अगर आप कोविन प्लेटफॉर्म पे जाएं तो आपको एज वाइज भी दिखता है। ऑब्वियसली 18 के नीचे अभी शुरू किया है, वो नंबर भी बढ़ रहे हैं अभी। तो जो पॉपुलेशन छूटी है वो 18 के नीचे थी, अब उसका टाइम आया, उसको भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तो ये नंबर तो आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई हिडन नंबर नहीं है। इनफैक्ट डायनेमिक नंबर है, एनी टाइम यू कैन सी हाउ मच ऑफ द ओवरऑल पॉपुलेशन vis-a-vis हाउ मच ऑफ अडल्ट के बारे में जैसे हम बार सूचित करते हैं, क्योंकि वो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन थी, उसके लिए सारा देश काम कर रहा था। वो 91% के करीब एंड 65-66% के करीब है, 1 और 2 डोजेज रिस्पेक्टिवली। तो ये डेटा ला रहे हैं, और जैसे बच्चों में कवरेज बढ़ता जाएगा वो भी बता रहे हैं और अवेलेबल भी है। नंबर 90। लव अग्रवाल सर, आपसे मेरा सवाल है। सर, आज राजस्थान में जो डेथ बताई जा रही है ओमाइक्रॉन की वजह से, सर इसकी पुष्टि के हेल्थ मंत्रालय कर रहा है? और सर, इससे पहले भी जो मुंबई और पुणे में डेथ हुई हैं सर, वो दोनों वैक्सीनेटेड थे, ओमाइक्रॉन की पुष्टि थी, होम आइसोलेशन में नहीं थे, हॉस्पिटल में थे, तब भी ये बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, ओमाइक्रॉन की वजह से डेथ नहीं हुई है। सर, ओमाइक्रॉन की वजह से डेथ का जो स्टार्ट है सर, उसको क्लियर करे मंत्रालय। मैम, जो आप राजस्थान के केस की बात कर रहे हैं, वह टेक्निकली हम ये बता सकते हैं कि वह ओमिक्रॉन रिलेटेड डेथ इसलिए है क्योंकि जब तक ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था तब तक उससे पहले दैट पर्सन हैज ऑलरेडी डाइड। वह एक एल्डरली पर्सन थे जिनको सीवियर डायबिटीज़ भी थी और कोमॉर्बिड कंडीशंस थी। तो जब वह ओमिक्रॉन पॉजिटिव पाए गए थे तो उनका जो ट्रीटमेंट एज पर प्रोटोकॉल इंक्लूडिंग उनकी एग्जिस्टिंग कोमॉर्बिडिटीज़ का ट्रीटमेंट चल रहा था, और जब तक उनका ओमिक्रॉन का रिजल्ट आया था ही हैड ऑलरेडी एक्सपायर्ड। बट जैसे कि हमारी गाइडलाइंस हैं कि अगर कोई आदमी पॉजिटिव होते हैं तो हम उसको कोविड डेथ मानते हैं, और इसी तरह अगर वो कोई ओमिक्रॉन पॉजिटिव चाहे वो बाद में भी डिटेक्ट हो तो हम उसको ओमिक्रॉन पॉजिटिव ही कहेंगे। 125 125। Sir, my question is for Dr. Paul. In the past weeks, 2 statements you had made from the same platform. One was that we are prepared to handle a daily surge of 5 to 6 lakh cases. And the other was that if we see a surge like that was happening at that point of time in UK, we would see 14 lakh cases per day. So given those numbers, sir, what is our current capacity of handling daily cases and the hospitalization difference from Delta? And also, the way the trajectory is elsewhere, what is the kind of surge that India could have if it is the same kind of spread? Thank you. In the spirit of sharing the work being done, thought processes, recommendations, we had communicated that the preparedness level pitched post second wave was from 4.5 to 5 lakh of the Delta type of pandemic, because we didn't have any other benchmark कि अगर वैसा ही severity होगा तो हम इतनी तैयारी करके चले हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज कहें, मेडिसिन वाइज कहें, ऑक्सीजन वाइज। सो ये एक प्रोसेस रहा है एंड यू आर प्रीवी टू दैट। नाउ देन द कैविएट हियर इज, नाउ वी नो, caveat here is that it was related to the severity level of Delta. For example, in Delta-driven wave, the hospitalization rate was 20%. ICU rate was close to about 2%. So these were the assumptions. And we said, okay, we are prepared up to this point, and we went out, pediatric preparation and all-round preparation. So that is the factual statement. I also made a factual statement to share with you the emerging threat
based on the steepness with which the pandemic, new pandemic, the Omicron-driven, Omicron-powered pandemic was happening in other countries. Just to say that's what we are seeing there, which is phenomenal, highest even in those countries. Now, so that also is valid, and these numbers are again in the public domain. आज कितना है per million आप करेंगे, आप अपने आप ही multiply करके कर सकते हो. तो वो एक चर्चा है, public discourse है कि ख्याल रखना है हम सब ने, बचना है, बचाना है. Now the moot point is, how do we see this course further? For that, for us to be able to say exactly what kind of numbers you can handle, we will have to look at the pattern of the disease in terms of its severity and requirements of health infrastructure system. I shared with you, Love Agarwal ji shared with you, how we are understanding the behavior of this pandemic in terms of hospitalization. And we are just about trying to understand this from the early data that's available. For example, दिल्ली का नंबर दिया तो हमने सिर्फ 420 केसेस की इन्फॉर्मेशन है. धीरे धीरे और इन्फॉर्मेशन भी आ रही है, एनालाइज हो रही है. तो आई विल नॉट से एनीथिंग ऑन किस लेवल की बात हम कर रहे हैं. जो दो बातें कही गई वो एक कॉन्टेक्स्ट में अभी भी करेक्ट हैं कहा जाए, और जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसीलिए एक कंटिन्यूस डायनामिक प्रोसेस है, इसीलिए ये ज़रूरी है कि इसको जितना स्लो करें वो करें. और यही कह सकते हैं कि जैसे जैसे डिज़ीज़ का प्रोफाइल पता चलेगा हमारे पास थोड़ी प्रिसीजन बढ़ती जाएगी. लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ये माइल्ड डिजीज़ है तो ऑब्वियसली जो प्रिपरेशन का लेवल वहाँ पिच किया गया है उसकी कैपेसिटी अब ज़्यादा नंबर को हैंडल करने की होगी. लेकिन कितनी और कितना श्योर हैं हम, दिस ओनली वी कैन कम्युनिकेट आफ्टर सम मोर टाइम. थैंक यू. Number 11. Sir, this is Milan from India Today. The message that has been going out from various health experts, medical experts in India is that Omicron is causing mild infections. Even though it is, we're still looking at some people who are going to hospitals. We don't really have data on whether they are comorbids or younger ones. But sir, don't you think that this is spreading a sense of complacency in the minds of Indians when we say it's a mild infection? And should that messaging be more serious so that people mask up and follow COVID appropriate behavior completely? थैंक यू मिलन जी फॉर रेजिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इस फोरम में हम यही बात आपको हाईलाइट करना चाह रहे हैं कि अगर आप देखें माइल्ड भी है तो जैसे इससे पहले पॉल सर ने कहा था, जब केसेस की संख्या बढ़ेगी, अगर हम एक स्थाई पर इन्फेक्शन को फैलने ही दें, हम ये सोचें कि ये तो माइल्ड है. और जैसे कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक नैरेटिव भी कई बार कुछ लोग चर्चा में लाते हैं कि क्या ओमिक्रॉन वैक्सीन का एक बदलाव है. आई थिंक इससे ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच या रॉन्ग अप्रोच हम नहीं ले सकते. इन्फेक्शन कैन नॉट बी ए सब्सटीट्यूट टू वैक्सीन, विच इज़ वॉट भार्गव सर हैज़ बीन हाईलाइटिंग. हमारे लिए ज़रूरी है कि एक स्थाई पर हम अपने इन्फेक्शन के स्प्रेड को कम से कम रखें, क्योंकि जब नंबर बढ़ेंगे तब टू दैट एक्सटेंट ये डिज़ीज़ जब ज़्यादा लोगों में जाएगी तो हो सकता है कि हमारे जो कोमॉर्बिड लोग हैं, हमारे जो एल्डरली लोग हैं, उनका रिस्क उतना ही बढ़ता है और उसके साथ साथ हमारे हेल्थ सिस्टम पर स्ट्रेन भी आता है. तो ज़रूरी है कि जो हमारी ऑनगोइंग स्ट्रैटेजी है कोविड-19 मैनेजमेंट की, उसमें हमने अपनी प्रेजेंटेशन में भी आपसे यही सबमिट किया है कि ज़रूरी है एक स्थाई पर हम कंटेनमेंट पर काम करें, इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकें, और दूसरे स्थाई पर हम अपने होम आइसोलेशन को स्ट्रेंथन करें, क्योंकि अगर माइल्ड केसेस भी हैं वो बाद में सीरियस में कन्वर्ट ना हो, वो उन गाइडलाइंस को फॉलो करें. और तीसरा कंपोनेंट है कि अगर किसी पर्सन को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत हो, हम उसको हॉस्पिटलाइज करें, चाहे हमें मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाने पड़े या अदर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बढ़ाना पड़े. तो ज़रूरी है कि इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता. WHO ने बड़े क्लियरली कहा है कि एक सेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंसी नहीं आए. हमें ये समझना पड़ेगा कोविड का खतरा अभी भी बना हुआ है, बहुत ट्रांसमिसिबल डिजीज़ के अलग चैलेंजेस आएंगे इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन. तो हमें 100% ध्यान रखना है कि मास्क का इस्तेमाल करें. हमें यह ध्यान रखना है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें ताकि हम इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकें, ब्लंट कर सकें. नो रूम फॉर कॉम्प्लेसेंस. ट्रूथ को शेयर करना, फैक्ट्स बताना आपकी भी ड्यूटी है, हमारी भी ड्यूटी है, विच इज़ ट्रू. वी आर फॉर्चुनेट कि भाई जो हुआ रहा है इतना ख़राब नहीं है. चाहे वो इसलिए
बल्कि मैं कहूँगा कि इसीलिए है क्योंकि वैक्सीन भी लग गए और इन्फेक्शन भी सही गई, नेचुरल इम्यूनिटी भी है, लेकिन इतने बड़े ज़ोरों पे वैक्सीनेशन की भी एक शील्ड है। तो ये सब मिला के है ये सब कुछ, चाहे वो डेनमार्क की बात है या यूके की बात है या देश की बात है, जितना भी थोड़ा बहुत डेटा आ रहा है। सो इट इज़ बिकॉज देर इज़ एफर्ट हैज़ बीन मेड। लेकिन दूसरी बात यह है, बिल्कुल जैसे लव जी ने कहा, बिल्कुल डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। वी डोंट नो एंड द सिस्टम कैन ओवरवेलम, योर हाउस होल्ड कैन गेट ओवरवेलम्ड। प्लीज़ इसको ऐसे मत जाने दीजिए। अब छुट्टियां लेनी पड़ जाएंगी, कैसे काम चलेंगे? अगर बस वाले ड्राइवर्स बहुत सारे मान लीजिए एक ही समूह में हो गए, बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं। और दूसरा, मैंने अभी आज ही एक मीटिंग जो हम लोग कॉन्स्टेंटली पीरियडिकली करते हैं, यूके की जो टॉप टीम है पेंडेमिक की, उनसे बात करी और उन्हें क्लियरली हाईलाइट किया है कि जैसे जैसे पेंडेमिक बढ़ती है, ओल्ड लोग जो हैं और कोमॉर्बिडिटी वाले, उनका नंबर जो है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि यंग से शुरू होते हैं, पहले वो थोड़े बहुत दाखिल होते हैं, लेकिन जब घरों में पहुंचता है, जो कम मोबाइल हैं, एल्डरली हैं, कोमॉर्बिडिटी वाले हैं, वो आते हैं। तो दैट देयर डेटा क्लियरली शोज दैट द नंबर, द प्रोपोर्शन ऑफ द एल्डरली एंड दोज विद कोमॉर्बिडिटीज इज नाउ स्टिल राइजिंग। वैसे केस कम हो, तो प्लीज़ इसको वी कैनॉट टेक फॉर ग्रांटेड। We cannot, we have to be prepared, we have to be alert, we have to be disciplined, we cannot play with it. 107. सर, जिस आबादी को आप सतर्क करना चाहते हैं, शायद ये आ जाएगा आंकड़ा। दरअसल मैं ये समझना चाहता हूँ कि अब तक माइल्ड की बात होती है, जो 2000 के ऊपर जो नंबर है ओमिक्रॉन मरीज के, अगर उसमें बता पाएँ कि कितने लोग सीरियस हैं, होंगे ज़रूर, अगर वो आंकड़ा साझा कर पाए तो लोगों के पास ये मैसेज जाएगा कि ये भी गंभीर बीमारी आपको दे सकता है। कहा ये डेटा जितना आता जाएगा, क्लैरिटी आती जाएगी, शेयर करेंगे। आज हमने उस डायरेक्शन में ग्लोबल और अर्ली इंसाइट्स जो आ रहे हैं वो आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। 156. Sir, I'm Monica from the Hindu Business Line. Sir, many global experts are saying that the molnupiravir drug, which recently got approval from the DCGI, is very, very dangerous, and it may create new variants. And then it may further, it will prolong the pandemic. So what do you have to say? And I need a clarity whether this drug has been included in the COVID treatment protocol. The important point regarding molnupiravir is the following. First of all, it is based, the US has approved it only based on 1,433 patients with a 3% reduction in serious moderate disease when given in mild cases. However, we have to remember that this drug has major safety concerns. It can cause teratogenicity, and what you have mentioned, mutagenicity, and it also can cause cartilage damage and can also be damaging to muscles also. More important, that it has to be effective, contraception will have to be done for 3 months if this drug is given for male and female, because the child born could be problematic with teratogenic influences. So it is not included in the National Task Force treatment. The WHO has not included it. The UK has not included it as of now. I hope that answers your question. We have still concerns about pregnancy, lactation, children, soft tissue injury, reproductive age group, history of infection, vaccinations, all those issues are there. Whatever benefit in those 1,433 patients was on unvaccinated individuals, and only 3% reduction from mild to moderate disease. So as of now, the current recommendation stands that we will, it has not part of the National Task Force treatment, and we have debated on it twice. We are going to have further debate on it to discuss whether there is any possibility. 74. Sir, Sneha from India Today. I have two questions and both are related. One has got to do with a lot of conversation about
all of us now upgrading to N95 masks. Please tell us if that is required, because most people wear cloth masks, which is obviously not even worn right half of the time. My second question has got to do with why is the health ministry and the central government leaving it on states to enforce proper mask wearing, because it's not being done most of the times. Can the government of India, can the central government not step in, because by your own admission you say that this is really our best bet against the Omicron variant, the mask? Yeah, I think the most important thing that you have yourself answered is that any mask is better than no mask. So I think that is the most important point to remember. The mask has to be worn, and has to be worn when in an enclosed space. It may not be worn in an open field when you're far away from people. If you're a single person there, you don't need to wear it. But in a closed space, you have to wear it. More important also to remember is that the use of mask has to be absolutely essential whenever there is home isolation. If there is a family member who is tested positive for COVID-19 today, then everyone in the family should be wearing masks so as to prevent the transmission of this. And N95 mask should be worn? Let me clarify. जो अभी आपको दिखाया भी गया है, we can be specific. हमने ये कहा है कि होम केयर में जो है उसके लिए क्लैरिफाई करा गया है और वो हेल्पफुल है. पेशेंट शुड वेयर अ ट्रिपल लेयर मेडिकल मास्क. पेशेंट ओके, पहले उसको आज क्योंकि नया लेके आए हैं तो अफेक्टेड या सस्पेक्टेड में हम ट्रिपल लेयर मास्क को अब क्लियरली रिकमेंड कर रहे हैं. और केयर गिवर के लिए ट्रिपल लेयर मास्क होगा. और ये भी लिखा है हमने कि N95 को आप कंसिडर कर सकते हो. जनरल सिचुएशन में जैसे सर ने कहा वो हम वहाँ पे एनी मास्क इज़ फाइन. ऑब्वियसली ट्रिपल लेयर मास्क इज़ more effective and N95 is even more effective, but there for general precaution any mask is acceptable. तब वो कुछ पूछ रहे थे. और जैसे कि हमने आपको गाइडलाइन में दिखाया, ये गाइडलाइन फोकस्ड है उन केसेस के लिए जहाँ पर कि पेशेंट आइसोलेशन में है और केयर गिवर उसका ध्यान रख रहा है. उस समय पर क्लियरली मेंशन किया गया है कि प्रॉपर प्रोटेक्शन के लिए आप ट्रिपल लेयर मास्क इस्तेमाल करें, या पेशेंट के साथ आप संसर्ग में जब आते हैं, ज़्यादा क्लोज कॉन्टैक्ट में रहते हैं, आप पेशेंट को एज ए केयर गिवर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो पॉसिबल हो तो N95 मास्क भी यूज़ करें. और इससे पहले भी कई बार बताया गया कि एज ए बैरियर प्रोटेक्शन जो हमारे रेगुलर लाइफ में हम जो क्लोथ मास्क यूज़ करते हैं, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो आपने इससे दूसरा एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट गवर्नमेंट से इसके एडहेरेंस के बारे में बात करती है. हमारा स्टेट से कंटिन्यूस बेसिस पर यह डायलॉग बना रहता है और हम आपसे ये सबमिट करना चाहेंगे कि जब भी स्टेट के साथ हमारा डिस्कशन होता है, एडहेरेंस टू कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और उससे रिलेटेड क्या एक्शन फील्ड पर लिया जा रहा है उसके बारे में एक विस्तृत चर्चा हर बार होती है. एक्शन क्योंकि इन टर्म्स ऑफ एडहेरेंस स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, तो हम उनको उनकी नॉलेज में भी लाते हैं, उसके बारे में डिस्कस भी करते हैं कि कैसे सोशल वैक्सीन के रूप में यूज़ ऑफ मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग हमारे बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इन्फेक्शन को रोकने के लिए. Number 15. Runjhun Sharma from CNN News 18. My question is, the government reserved 30 crore doses of Corbevax last year. Now, since 90% of the population is vaccinated with at least one dose, for some of these new vaccines like Covax as well, are we looking at it for possibly a third dose as well, and also the efficacy of Corbevax? At an appropriate time, Corbevax R&D was supported by the government of India, which was very important, very relevant, and had helped create, develop, and take to emergency use authorization a great vaccine from Indian soil. Yes, we have this option available. It's technically available for vaccinating, the new adult population. But that being the case, as you explained, by and large been covered. This vaccine is being in a trial for pediatric use, and I believe also they have filed, or they will file, request for trial as an additional dose. Those requests are pending. Those two dimensions continue to be relevant.
watch the space. Secondly, if such a stockpile has become available, it will be also available for export if at some point India does not need. So we celebrate the achievements of BioE in creating this vaccine. We have an advance purchase arrangement with them for certain doses. We are exploring how best to use that, but we assure you that this vaccine will serve the cause of protecting humanity, protecting people from the disease, which is still not gone away. But what exactly is to be done will be unfolding as we move across. Thank you. Sorry? Sorry? The efficacy of the vaccine. I don't have the exact data, but they had done, you have data? They had done a superiority trial, and the regulator has found efficacies to be impressive, clinically relevant, and programmatically appropriate. Thank you, friends. We close the press conference now, and thank you for keeping the questions short.